हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल गोसाई एक्सीलेंट एकेडमी में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम मौर्यन एम्पायर का सेकंड पार्ट लेकर आए हैं, जिसमें हम बात करेंगे अशोका द ग्रेट के बारे में, मतलब सम्राट अशोक के बारे में। तो आइए बिना किसी देरी किए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो फ्रेंड्स, थोड़ा हम अशोका द ग्रेट के बारे में जान लेते हैं। तो अशोका belongs to the Mauryan dynasty and ruled from 268 BCE to 233 BCE। अशोका जो हैं वो मौर्यन डायनेस्टी से बिलोंग करते थे और उनका रूल 268 BCE से 233 BCE में हुआ था। और ये काफी इम्पोर्टेंट है, आप इसे जरूर याद रखें। 268 BCE से 233 BC। Under his reign, the empire reached its zenith with the excellence in numerous areas। तो उनके टाइम पे जो एम्पायर था वो अपने पीक पर था कुछ एरियाज में। द एम्पायर रेंजेस फ्रॉम मॉडर्न डे इंडिया टू अफगानिस्तान एंड बांग्लादेश। जो पूरा मॉडर्न एम्पायर था वो अशोका के टाइम पे मॉडर्न डे इंडिया, अफगानिस्तान और बांग्लादेश तक फैला हुआ था विद टोटल 5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। He was a preacher of Buddhism। वो बुद्धिज्म को मानने वाले थे and his work earned him the title of Ashoka the Great। तो उनके काम के कारण उन्हें ये टाइटल मिला है अशोका द ग्रेट एंड और द ग्रेट अशोका। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम अशोका के कुछ एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जान लेते हैं, उनके शासन के बारे में जान लेते हैं। Ashoka was a great administrator and his methods are used in present time and help maintain order throughout his vast empire। अशोका जो था वो एक महान शासक था और उसके मेथड जो वो यूज करता था अपने राज्य को चलाने के लिए वो काफी कारगर साबित होते थे, क्योंकि उसका बहुत बड़ा राज्य था। तो इसलिए वो मेथड जो यूज करता था वो काफी इम्पोर्टेंट थे इतने बड़े राज्य को संभालने के लिए। The administrations were highly centered। जो उसके administrations थे वो highly centered थे and every sector has official governing them। और हर एक सेक्टर में अलग अलग उनके अधिकारी हुआ करते थे। जैसे टैक्स लेने के लिए अलग अधिकारी होता था और दंड देने के लिए अलग अधिकारी होता था। तो हर एक सेक्टर के लिए उसने अलग अधिकारी रखे हुए थे अपने एडमिनिस्ट्रेशन में। Power was also decentralized among the districts and villages level। पावर्स जो थी वो भी डिसेंट्रलाइज थी, मतलब एक ही आदमी के पास पावर नहीं थी, वो डिसेंट्रलाइज थी डिस्ट्रिक्ट और विलेज लेवल के ऊपर। मतलब डिस्ट्रिक्ट को संभालने वाला आदमी अलग होता था और विलेज लेवल पे जो काम करता था वो अलग होता था। तो ये एक खास बात थी अशोका में, तो जिसकी वजह से वो इतने बड़े एम्पायर को कंट्रोल कर पाया इंडिया में। आगे बढ़ते हैं। कॉन्क्वेस्ट ऑफ अशोका। तो हम अशोका के कार्यकाल के बारे में जानेंगे और उसने क्या क्या चीजें एक्वायर की अपने कार्यकाल में, तो वो सारी चीजें जानेंगे। ड्यूरिंग द रूल ऑफ फर्स्ट 8 years, अपने 8 साल जब वो गद्दी पे बैठा, अशोका वॉज सक्सेसफुल इन हिज एक्सपेंशन पॉलिसीज। अशोका जो था वो एक्सपेंशन करना चाहता था अपनी पॉलिसीज का, वो एक्सपेंशन करना चाहता था अपने राज्य का। बाय 261 BCE द मौर्यन एम्पायर वाज स्प्रेड फ्रॉम अफगानिस्तान इन द वेस्ट टू असम इन द ईस्ट। 261 BCE में जो मौर्यन एम्पायर था वो स्प्रेड हो चुका था अफगानिस्तान इन द वेस्ट और वेस्ट में असम से इन द ईस्ट, कवरिंग द होल इंडियन गैंगटिक प्लेन एंड द नॉर्थ। तो वो कवर करता था सारा इंडियन गैंगटिक प्लेन और नॉर्थ को। साउथ में उसने एशियन तमिल किंगडम को हराया साउथ में एंड एक्सेस्ड द पार्ट ऑफ मॉडर्न डे कर्नाटका। और वहां पे कर्नाटका पे उन्होंने कब्जा कर लिया अशोक ने इन द इंडियन पेनिनसुला। द कॉन्कर ऑफ
The conquest of Kalinga is the most significant part of Ashoka the Great history. जो कलिंगा की वॉर थी वो अशोका की सबसे बड़ी जीत थी उसके लाइफ टाइम में. द रीजन वॉज पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली प्रॉस्परस. जो रीजन था वो पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली मतलब काफी अच्छा था. इकोनॉमिक वाइज और पॉलिटिकली वाइज भी काफी इंपॉर्टेंट रखता था कलिंगा किंगडम. एंड हेल्ड अ स्ट्रॉन्ग नेवी. और उनके पास एक स्ट्रॉन्ग नेवी भी थी. मेक इट अन इम्पॉर्टेंट फॉर द मॉरियंस टू कॉन्कर इट. तो वो इन इन सब खासियतों के वजह से जो कलिंगा था वो मौर्यंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता था जीतने के लिए. अर्लियर चंद्रगुप्त मौर्य ने अटेम्प्ट किए थे पर वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए थे. बट ही वॉज नॉट पुश्ड बैक. दीज फीचर्स मेड अशोका रियलाइज टू कैप्चर इट. तो इन सभी फीचर्स से अशोका को लगा कि हमें कलिंगा को जीतना चाहिए. However, the war ended in kill around 1 lakh soldiers and 1.5 million civilians, including men, women, and children, are died in this battle. तो जो कलिंगा की बैटल हुई थी उसमें ऑलमोस्ट 1 लाख सोल्जर्स, 1.5 मिलियन सिविलियंस सब मिला के वो इंक्लूड थे. मैन, वुमेन और चिल्ड्रंस सबको सफाया कर दिया था अशोक ने वहां पे. दिस इवेंट emerged as टर्निंग पॉइंट ऑफ द हिस्ट्री ऑफ अशोका. तो इस इवेंट की वजह से अशोका को काफी दुख हुआ क्योंकि उसने कलिंगा के युद्ध में काफी सारा रक्तपात देख रहा था युद्ध होने के बाद अशोक. एंड ही डिसाइडेड टू क्वाइट वायलेंस एंड अडॉप्ट बुद्धिज्म. तब उसने डिसाइड किया कि वो क्विट कर देगा वायलेंस को और बुद्धिज्म को अपना लेगा. तो ये काफी इंपॉर्टेंट वॉर हो जाती है कलिंगा की वॉर. कलिंगा की वॉर की वजह से ही अशोक ने जो जो मौर्यन एम्पायर का राजा था उसने डिसाइड किया कि वो वायलेंस को क्विट कर देगा और बुद्धिज्म को अपना लेगा, नॉन वायलेंस की तरफ चला जाएगा. तो अब आप देख सकते हैं कि अशोका के टाइम पे मौर्यन एम्पायर कैसा था. ये जो आपको नीला नीला सब दिख रहा है ये पूरा मौर्यन एम्पायर था अशोका के टाइम में. इसमें ये सारा मौर्यन एम्पायर था. आप इसे नोट आउट भी कर सकते हैं, नोट डाउन भी कर सकते हैं. आगे बढ़ते हैं. तो अब हम थोड़ा बुद्धिज्म के बारे में जान लेते हैं अशोका के एम्पायर में. तो चलिए देखते हैं. आफ्टर द कलिंगा वॉर अशोका वेंट ऑन एडॉप्शन बुद्धिज्म. कलिंगा वॉर के बाद अशोका ने अडॉप्ट कर लिया था बुद्धिज्म को पीस को स्प्रेड करने के लिए और नॉन वायलेंस अपने किंगडम में रखने के लिए. His emphasis was on spreading ideas of Buddhism throughout his empire. तो उसने डिसाइड किया कि बुद्धिज्म को अपने सारे एम्पायर में स्प्रेड आउट किया जाए. He formulate his beliefs and moral codes to conduct called धम्मा. तो उसने एक फॉर्मुलेट किया एक अपने मॉरल कोड को जिसे हम धम्मा कहते हैं एंड रिप्रेजेंटिंग righteousness in the life. He erect many pillars. अशोका ने काफी पिलर्स, स्तूपास, चक्रास एंड मॉन्यूमेंट्स अशोका ने अपने टाइम पे बनाए. ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन है. पिलर्स, स्तूपास, चक्रास एंड मॉन्यूमेंट्स लाइक अशोक चक्र जो हमारे नेशनल फ्लैग में भी है एंड अशोका पिलर, ये दो काफी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं. अशोक चक्र एंड अशोका पिलर, ये दो आपको याद रखने हैं, अशोक चक्र एंड अशोका पिलर. He spread the idea inscribable in his saying and deed on these pillars and rock edicts. तो उसने अपने आइडियाज और अपनी जो भी बातें थी वो इन पिलर्स पे लिखवाई और रॉक्स में भी एडिटिंग की. वो भी आज भी मौजूद हैं. आप जा सकते हैं वहां पे देख सकते हैं जहाँ जहाँ पे ये एम्पायर था वहां पे आज भी मौजूद हैं वो पिलर्स और चक्र भी. और ये इम्पोर्टेंट हो जाता है आर्कियोलॉजी सोर्सेज के लिए आज के टाइम पे भी
क्योंकि आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया को ये सारी चीजें मिली हैं। अंडर हिज रूल बुद्धिज्म स्प्रेड आउटसाइड एंड बिगिन टू द फॉलोड वर्ल्ड वाइड। और अशोका के टाइम पे बुद्धिज्म काफी ज्यादा फैल गया था। उसने अपने राज्य में तो बुद्धिज्म को फैलाया ही, उसने आसपास के आसपास के देशों में भी इसको फैलाने के लिए अपने सन और डॉटर्स को भेजा। जैसे कि उन्होंने अशोक ने अपने सन और डॉटर को श्रीलंका भेजा था बुद्धिज्म को फैलाने के लिए। तो ये जो आप स्क्रीन में देख रहे हैं ये अशोक चक्र है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। अशोक चक्र अ मेजर आर्किटेक्चर वर्कड इन द रेंज ऑफ अशोक। अशोक चक्र जो आर्किटेक्चरल वर्क है वो अशोक के टाइम पे हुआ था। इज रीजनल सिग्निफिकेंस, ये एक काफी रिलीजियसली सिग्निफिकेंट है। इट कंसिस्ट ऑफ 24 चक्रास। इसमें 24 चक्रास हैं वेयर 12 स्पोक्स आर द denomination of dependent organizations and 12 spokes of dependent termination। तो 12 स्पोक्स डिमोनिएशन ऑफ डिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन का है और 12 स्पोक्स इसके डिपेंडेंट टर्मिनेशंस के हैं। अशोक चक्र कैन बी फाउंड ऑन मैनी रिकल्स एंड पिलर्स कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग दिस टाइम। अशोक चक्र जो है वो काफी सारे रिलिक्स और पिलर्स में पाया गया जो उस टाइम पे बने थे अशोक के टाइम पे। लाइक द लॉइन कैपिटल ऑफ सारनाथ, जिस सारनाथ में भी एक लॉइन कैपिटल है, एंड द अशोका पिलर। द पोएट्री एंड धम्म चक्र, जो धम्म चक्र है दैट मीन्स द व्हील ऑफ लॉ एंड द व्हील ऑफ टाइम। तो जो वो व्हील बना हुआ है जिसे हम धम्म चक्र कहते हैं उसे व्हील ऑफ लॉ भी कहते हैं या व्हील ऑफ टाइम भी कहा जाता है। दे आर अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ गौतम बुद्धा's फर्स्ट sermon एट सारनाथ। तो ये रिप्रेजेंटेशन है महात्मा बुद्ध की फर्स्ट sermon जो सारनाथ में हुई थी, फर्स्ट समिट जो सारनाथ में हुई थी अशोका के टाइम पे। अशोक चक्र इज नाउ अ पार्ट ऑफ इंडियन फ्लैग सेंट्रल इन द मिडल इन द नेवी ब्लू कलर। अशोक चक्र जो है वो इंडियन फ्लैग का पार्ट है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर याद रखें, जो मिडल में है नेवी ब्लू कलर में। तो आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको समझ आ चुका होगा अशोक चक्र क्या क्या चीजें फाउंड हुई थी और अशोक चक्र बेसिकली है क्या। तो आगे बढ़ते हैं। अब जो आप यहाँ पे कलाकृति देख रहे हैं वो है अशोका पिल्लर। तो आइए इसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। अशोक पिलर्स आर वन ऑफ द मेजर आर्किटेक्चर वर्क ऑफ अशोक द ग्रेट। अशोक के पिलर्स से वो वन ऑफ द मेजर आर्किटेक्चर वर्क था अशोक का उस टाइम पे। ही बिल्ड दीज पिलर्स थ्रू द मॉडर्न एम्पायर। उसने ये पिलर्स मॉडर्न एम्पायर के टाइम पे बनाए थे, जो सिंबल ऑफ प्राइड, जो खुशहाली, कॉन्फिडेंस और पावर का प्रतीक है। द फिगर ऑफ एशियंटिक लॉइन एट द टॉप इज नाउ द नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया। जो लॉइन इन पिलर्स के ऊपर है वो अब नेशनल एम्बलम है इंडिया का। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखें, नेशनल एम्बलम है इंडिया का लॉइन जो इन पिलर्स के ऊपर लगा हुआ है। The height of the pillars range from 12 to 15 meters। जो ये पिलर्स की हाइट 12 to 15 मीटर है और इनका वेट 15 टन है। ये भी पूछा जा सकता है, आप इन्हें जरूर याद रखें। इन पिलर्स की हाइट 12 to 15 मीटर है और वेट इनका 50 टन है। Only a few pillars are left due to relocation done by new emperors and empires। तो उस टाइम से अब तक काफी कम पिलर्स रह चुके हैं ड्यू टू रीलोकेशन जो वेरियस एम्परर्स और एम्पायर्स ने की थी, उसकी वजह से। द मेजर एट्रीब्यूट ऑफ दीज पिलर्स वर द इन्वर्टेड लोटस एंड अ लॉइन सिटिंग एट द टॉप। जो मेजर एट्रीब्यूट है इन पिलर्स का वो है इन्वर्टेड लोटस और एक लॉइन जो इसके टॉप पे बैठा हुआ है। द पिलर आल्सो कंप्राइजेस द अशोक चक्र। पिलर्स में अशोक चक्र भी है। The loin was because बुद्धा belongs to साक्या क्लेन। लॉइन इसकी वजह से है क्योंकि वो बुद्धा को बिलोंग करते हैं
जो बुद्धा जो थे वो बिलोंग करते थे साक्या क्लेन, उसकी वजह से लॉइन वहां पे है। मीनिंग द लॉइन क्लेन, जो उसका मीनिंग हुआ, साक्या क्लेन का मीनिंग ही हुआ लॉइन क्लेन। इट सिंबलाइज बुद्धिज्म, जो वो बुद्धिज्म को सिंबलाइज करता है। अशोक पिलर हैज एडिक्टेड प्रोक्लमेशन ऑफ बुद्धिज्म सेइंग रिटन इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट। अशोका जो पिलर है वो बुद्धिज्म सेइंग रिटन लैंग्वेज में लिखा हुआ है, जिसे हम ब्राह्मी लैंग्वेज कहते हैं। अशोका पिलर में जो भी चीज लिखी हुई है वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट में है। दे डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ अशोक, उन वहाँ पे अशोक की लाइफ को डिस्क्राइब किया गया है, इंक्लूडिंग हिज चेंज ऑफ हर्ट, उसमें उसका चेंज ऑफ हर्ट के बारे में बताया गया है आफ्टर द कलिंगा वॉर। अब बात कर लेते हैं अशोका की डेथ के बारे में। ड्यूरिंग हिज एंड टाइम, उसके अशोका के एंड टाइम में अशोका डोनेट करना चाहता था बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज को फ्रॉम द स्टेटस ट्रेजर, फ्रॉम द स्टेट ट्रेजर, अपने ट्रेजर से जितना भी था उसका ट्रेजर, मतलब उसका जितना भी खजाना था वो डोनेशन देना चाहता था बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज को, ताकि वो सारा पैसा जो भी डोनेशन है वो सारा पैसा जनता के काम आ सके। द सोर्स सेज दैट अशोका डाइज ड्यू टू लॉन्ग एज, सोर्सेज बताते हैं अशोका डाइड हुआ था लॉन्ग एज की वजह से एंड सर्व इलनेस, और काफी सारी उसको इलनेस हो चुकी थी। देयर इज नो मेंशन दैट ही डाइड ड्यू टू वॉर, और इसका कोई मेंशन नहीं है कि वो वॉर की वजह से मरा। तो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में आज हमने डिस्कस किया अशोका द ग्रेट के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और इस वीडियो से अशोका द ग्रेट के लाइफ के बारे में कुछ पता चला और कुछ इंटरेस्टिंग सीखने को मिला, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें हमारे चैनल को, ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तब तक के लिए थैंक यू ऑल।